अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ, काफ़ी सोल्यूशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D3 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x² - 5x + 1। तो आपको सामने एक इक्वेशन नजर आ रही है जिसमें आपको वेरिएबल्स जो है y और x की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और कनेक्टेड का मीनिंग ये लिया जाता है कि जैसे अगर आपने कहना है कि किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं और आपके पास एक जो है वेरिएबल कंप्लीट राइट साइड पे आ रहा है और दूसरा वेरिएबल सेपरेटली लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स एक तरह के कनेक्टेड हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं y लेफ्ट साइड पे है और x जो है वो सारे के सारे राइट साइड पे हैं। तो हम इनको कहेंगे कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो रिलेट कर रही है y को और x को आपस में, या आप इस तरह कह सकते हैं कि y और x इसमें आपस में कनेक्टेड हैं इस इक्वेशन के थ्रू, इस एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये हमें एक तरह की इक्वेशन दी हुई है। तो पहले पार्ट में कंप्लीट द टेबल फॉर y इक्वल्स टू 2x² - 5x + 1। तो पहले पार्ट में जस्ट आपने टेबल नीचे कंप्लीट करके दिखाना है और इसी इक्वेशन की मदद से कंप्लीट करके दिखाना है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यूज उन्होंने टेबल में खुद से दे दी हैं, आपने x की वैल्यूज वापस इस इक्वेशन में पुट करनी है क्योंकि ये y के इक्वल है, आपको आंसर में y मिलेंगे और वो यहाँ पर सारे आपने फिल कर देने हैं इन बॉक्सेस में। तो आपका पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है इस सेम इक्वेशन का और x की वैल्यूज उन्होंने कहा है -1 से 4 तक लेनी है, इसमें -1 और 4 भी शामिल हैं। और थर्ड में आपने इसी ग्राफ की मदद से ही इसी सेम इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है। यहाँ पे y की जगह पे 0 लिखा हुआ है, ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे 0 का क्या मीनिंग है, और आपने इसी चीज़ को सॉल्व करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके पहले पार्ट से हम इसको यहीं पे इसके पैरेलली सॉल्व करेंगे और लिखते जाएंगे। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ जो उन्होंने लिखी हुई है, y इक्वल्स टू 2x² - 5x + 1। तो आपने यहाँ से x की वैल्यू पिक करनी है जो दी हुई है, इसमें पुट करनी है, जो आंसर आएगा उसके बिल्कुल नीचे y वाले बॉक्स में लिख देनी है। ठीक है, y वाली रोज में y की वैल्यूज, x वाली रोज में x की वैल्यूज आती हैं। तो x की वैल्यूज उन्होंने खुद दी हुई है, y की आपने लिखनी है। तो सबसे पहले आप देखें वैल्यू क्या लिखी हुई है, x की -1। तो आपने क्या करना है, अपनी इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर -1 पुट कर दें। तो देखिए इस x की जगह -1 पुट कर दिया, 5 इस x की जगह पे आपने -1 पुट कर दिया ब्रैकेट डालकर और +1 वैसे ही। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2। आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर होल पार्ट 2 हो या कोई इवन पार हो तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, यानी नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक तरह का ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जस्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे तो कोई पार ही नहीं है, तो -5 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 5 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 5 और एंड पे 1 वैसे ही रह जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो 2 1 टाइम्स 2 साथ 5 और साथ 1 वैसे के वैसे जस्ट ऐड हो रहे हैं, आप इनको ऐड कर दें तो 2 + 5 कितने होते हैं, वो 7 होते हैं, 7 + 1 कितने होते हैं, वो 8 होते हैं। तो इसका मतलब है जब आपने x की वैल्यू -1 पुट करी है तो आपको y का आंसर 8 मिला है। और ये दोनों चीज़ें मिलके पॉइंट भी बनाते हैं। कैसे, क्योंकि आपको पता है एक पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट में सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं और उसका दूसरे कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसका मतलब है जब आपने x की जगह पे -1 पुट किया है तो आपको y की जगह पे 8 मिला है। तो यानी इसका x कोऑर्डिनेट -1 है और y कोऑर्डिनेट 8 है इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जब मैंने x की जगह पे -1 पुट किया y का आंसर क्या आया, 8। तो ये देखिए मैंने फिल कर लिया। अब इसी तरीके से हमने बाकी भी फिल करनी है। तो आइए अब दोबारा से अब हमने क्या पुट करना है, 0। तो सेम इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसके पैरेलली लिख रहा हूँ और अब जहाँ जहाँ पर x आ रहा है आपने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे पुट करते हैं 2 x की जगह पे 0 उस पर स्क्वायर -5 x की जगह पे 0 और +1, यहाँ तक हमने कर दिया पुट। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही देता है। तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही आएगा। इधर भी 5 0 टाइम्स 0 ही आएगा और +1 वैसे ही आएगा। 0 - 0 0 होता है और 0 में +1 करें तो 1 आता है। इसका मतलब जब आप x की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं तो आपको y का आंसर 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 और ये भी एक पॉइंट बनेगा जिस तरह मैंने ऊपर बनाया है कि इसका मतलब ये लिया जाएगा कि जब आपने x 0 पुट किया तो आपको y की वैल्यू 1 मिली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं की
मदद से अभी हमने जो है ग्राफ जो है प्लॉट करना है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। ये भी मैं आप ना भी लिखें तो भी ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपको याद रहे कि ग्राफ में हमने इन्हीं पॉइंट्स को वापस यूज़ करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमने 0 भी पुट कर लिया, -1 भी, अब 1 पुट कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। तो अब मैं पुट करने लगा हूँ 1, तो सेम इक्वेशन लिखूंगा। तो इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x प्लस 1, और अब मैं इसमें y की x की जगह पे 1 पुट करने लगा हूँ। तो यह x² है, इसकी जगह पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -5 वैसे ही, यहाँ पे x है फिर से 1 आ जाएगा, और +1 वैसे ही। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही, और 1 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 2 टाइम्स 2, 5 1 टाइम्स 5, और यहाँ पे आ जाएगा +1। इसको आप सॉल्व कर लें। 2 - 5 होता है -3, और -3 में आगे +1 लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, साइन बड़ी वैल्यू का, 3 बड़ी वैल्यू इसके पीछे माइनस, तो -2। इसका मतलब है जब आपने 1 पुट किया तो आपको आंसर में क्या मिला -2, और ये भी एक पॉइंट बनाएगा कि जब आपने x1 पुट कर रहा है तो y में आपको -2 मिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 की। अब हम 2 पुट करने लगे हैं, तो सेम इक्वेशन लिखूंगा, y इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 1, और अब इसमें जहाँ जहाँ पर x आ रहा है मैं 2 पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे x आ रहा है 2 का स्क्वायर वैसे ही आएगा, -5, इस x की जगह पे भी 2 वैसे का वैसे ही, +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 2 टाइम्स 8, 5 2 टाइम्स 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। आपको पता है 8 - 10 कितना होगा, ये होगा -2, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 10 का, जो कि पीछे माइनस है, तो -2, और -2 में क्या ऐड कर दें +1, तो प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। इसका मतलब जब आपने 2 पुट किया तो आपको क्या मिला -1 मिला। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएँ और मैं बाकी वैल्यूज़ को भी इजीली पुट कर पाऊँ। तो अब मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर लिया। अब हम फिर से पुट करते हैं बाकी वैल्यूज़। तो अब है 3, तो दोबारा लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 1, और अब जहाँ जहाँ पर x आ रहा है आपको 3 पुट करना है। तो यहाँ पे x आ रहा है मैं 3 पुट करूँगा, ऊपर स्क्वायर वैसे ही, -5 x आ रहा है इसकी जगह पे 3 पुट करूँगा, और +1 वैसे ही। इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 2 टाइम्स 18, 5 3 टाइम्स 15, और +1 वैसे का वैसे ही। 18 में से आप पहले 15 माइनस करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, तो 3 आंसर जो मिलेगा उसमें आपने ये +1 कर देना है, तो 3 + 1 कितना होता है, वो होता है 4। तो इसका मतलब जब आपने x3 पुट किया तो y का आंसर क्या मिला 4, और ये भी एक पॉइंट बनेगा कि x के 3 पुट करने से आपको y का 4 मिल रहा है। ठीक है, अब लास्ट रह गया, फिर से इक्वेशन लिखता हूँ, y इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x प्लस 1, और अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 4 पुट करना है। तो इस x की जगह पे 4, उसका स्क्वायर -5, इस x की जगह पे 4 और +1। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है दोबारा से। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 2 टाइम्स हो जाएगा 32, 5 4 टाइम्स हो जाएगा 20, और +1 वैसे का आपके पास क्या आ जाएगा वैसे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अब जस्ट आपने 32 में से पहले क्या माइनस कर देना 20। तो जब आप 32 में से 20 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 12, और 12 में आपने क्या प्लस कर देना है 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो इसका मतलब है इधर y का आंसर मिल जाएगा 13। तो ये भी एक पॉइंट मिल गया कि x की जगह पे 4 पुट किया तो y का आंसर 13 मिला। तो यहाँ पे मैं लिखता भी जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 13। तो आप देख सकते हैं पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले पार्ट में जस्ट हमने टेबल को फिल करना था, तो मैंने y की तमाम वैल्यूज़ फिल कर ली हैं। तो जब भी आपको x की वैल्यूज़ दी होगी और टेबल फिल करने का कहा जाएगा और ऊपर इक्वेशन दी होगी, तो आपने x की वैल्यूज़ x की जगह पर पुट करनी है, जो आंसर्स आएंगे वो y की वैल्यूज़ होंगी और वो लिख देना है। और याद रहे ये सब के सब एक पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको इस तरीके से लाइक अ कॉलम देखें कि पहला कॉलम -1 और 8 है, इसका मतलब है ये एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -1 है और y 8 है। अगले कॉलम को देखें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y 1 है। ये सारे के सारे एक तरह के पॉइंट्स ही हैं जो आपको हेल्प करेंगे इसके दूसरे पार्ट में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट। तो पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो कि इसके ग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है वो है y इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x प्लस 1। याद रखिएगा जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इनके ग्राफ पैराबोलिक इन शेप होते हैं, ठीक है, जिसको हम जनरली पैराबोला भी बोलते हैं। तो जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी इनके ग्राफ में आपको कोई ना कोई पैराबोला ही मिलेगा। अब पैराबोला डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, ये हमें बता सकता है कि हमारे पास जो पैराबोला मिलेगा वो कैसा है। आपने क्या करना होता है, अपनी इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना होता है, यानी x² वाली टर्म्स पहले, सिंपल x वाली टर्म्स बाद में, और एंड पे कांस्टेंट। और देखना होता है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। ये जो x² का कोफिशिएंट होता है इसको हम a बोलते हैं, यानी ये a है,
ये आपने अभी पिछली एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी यूज़ किया है, इसको हम ए बोलते थे। अगर तो ये ए पॉजिटिव हो, यानी ये ए पॉजिटिव हो आपके पास, ग्रेटर देन 0 हो, जिस तरह यहाँ पे है ये 2 पॉजिटिव नंबर है, तो आपको जो पैराबोला मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, वो अपवर्ड होगा। इसको हम बोलते हैं कनकेव अप होना, कनकेव अप होना, ये एक तरह का कनकेव अप है, ऐसा पैराबोला आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके पास ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यानी यहाँ पे कोई -2 -1 लिखा होता, तो आपको ऐसा पैराबोला मिलेगा और इसको हम बोलते हैं कनकेव डाउन, ठीक है। तो ये आपको देख के ही पता चल जाएगा कि आपका पैराबोला किस तरह का होने वाला है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपका पैराबोला कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, और अगर ए नेगेटिव हो तो आपका पैराबोला कनकेव डाउन यानी इस तरह का दिखेगा। ये आपको यहीं से देख के पता चल जाएगा। दूसरी बात आप देखें, हमने जो यहाँ पे ग्राफ बनाना है उसमें उन्होंने कहा आपने एक्स की वैल्यूज़ -1 से 4 तक ही लेनी है, और उन्होंने हमें टेबल में भी -1 से 4 तक ही दी थी, और यही वैल्यूज़ आपको हेल्प करेंगी उसके ग्राफ को बनाने में। तो मैं इन्हीं वैल्यूज़ को एज अ पॉइंट कंसिडर करूँगा। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है -1 8, दूसरा 0 1, इस तरह ये आगे सारे चलते जा रहे हैं। और आपने ग्राफ बनाने से पहले ये चीज़ देख लेनी है कि आपको एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यूज़ चाहिए। तो देखें एक्स एक्सिस पे तो आपको -1 से 4 वैल्यूज़ तक चाहिए, यानी 4 तक चाहिए, लेकिन वाई एक्सिस पे आपने ख्याल रखना है, वाई एक्सिस पे बड़ी वैल्यूज़ भी हैं, लाइक 8 भी है, 13 भी है। तो आपने जो एक्सिस है उनको ड्रॉ करने से पहले ही देख लेना है कि आपको कितनी स्पेस चाहिए होगी इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए। और इसमें आप वाई की रेंज देख सकते हैं, तो वाई में आपको स्केल जो सेट करना पड़ता है ग्राफ में वो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ताकि आपके जितने भी ये पॉइंट्स हैं सारे के सारे उसी के ऊपर आ सकें और इजीली प्लॉट हो सकें पॉइंट्स की सूरत में। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ कैसे बनाना है, पहले एक्सिस बनाने हैं और उसके ऊपर ये वाले पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, और इनको जब हम जोड़ेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरह ही का ग्राफ मिलेगा, जिसको हम पैराबोला भी बोलते हैं, और यूँ भी बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं उनमें जितने भी आपको ग्राफ्स होते हैं वो सारे पैराबोलिक इन नेचर होते हैं, यानी उनकी शेप इस तरह की बन रही होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर ये ग्राफ नज़र आ रहा है, और मैंने देखें यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर मैंने सारे के सारे पॉइंट्स लिख लिए। ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये वही पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र मैंने पार्ट नंबर 1 में किया था। ये पहली वाली वैल्यू सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं, -1 0 1 2, ये आपको टेबल में नज़र आ रही होंगी, और इन वैल्यूज़ को पुट करके जो आंसर आए थे वो वाई की वैल्यूज़ थी, यानी वाई कोऑर्डिनेट के तौर पे यहाँ पे लिखी हुई, जैसे 8 1 -2 -1 4 और 13। तो पहले वाले सारे एक्स कोऑर्डिनेट हैं, दूसरे वाले सारे वाई कोऑर्डिनेट हैं, और ये सामने आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। आपके पास ग्राफ पेपर है, आपको भी ऐसा ग्राफ पेपर मिल जाएगा जिसके अंदर इस तरह के बिग स्क्वायर बॉक्स होते हैं। आप दूसरे वाला ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, आप जो भी ग्राफ पेपर यूज़ करें आपने इनका स्केल बहुत ध्यान से सेट करना है, और इस तरीके से सेट करना है कि सारी की सारी वैल्यूज़ इजीली इसके ऊपर प्लॉट हो सके। दूसरी बात, अभी जो आपको सामने स्क्रीन पे ग्राफ पेपर नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप देखें एक बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट काउंट किया गया है, फिर अगला बॉक्स छोड़ के 2 यूनिट, फिर 3, फिर 4, यानी 1 यूनिट का गैप है। सेम गैप एक्स एक्सिस पे है, सेम गैप वाई एक्सिस पे है। आप भी ऐसा रख सकते हैं, आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन याद रखिएगा एक वक्त में एक्स एक्सिस पूरे पे एक जैसा स्केल होना चाहिए और इसी तरीके से वाई पे भी होना चाहिए। एक्स और वाई दोनों में डिफरेंट स्केल हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक एक्सिस पे एक ही स्केल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 0 से 1 आपका गैप ज़्यादा है और इसी के दूसरे साइड पे नेगेटिव साइड पे आपके पास गैप कम है। बाकी आप ग्राफ के बारे में जानते ही है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको नज़र आ रहा है ये सारा का सारा एक्स एक्सिस बोला जाता है। ये जो वर्टिकल एक्सिस ऊपर से नीचे तक आपको नज़र आ रहा है ये वाई एक्सिस बोला जाता है, और एक्स एक्सिस के जो आपका ये राइट वाला पोर्शन है 0 से राइट की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, 0 से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, 0 से अपवर्ड वाई पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, और 0 से डाउनवर्ड वाई की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। अब हमने जस्ट सबसे पहले ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको यहाँ पर प्लॉट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनका नाम मैंने खुद से रखा हुआ है, P1 P2 P3, ये सब मैंने खुद से नाम रख लिया, आप भी रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और वाई कोऑर्डिनेट 8 है, यानी आपने एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना है -1 और फिर ढूंढना है वाई पे 8। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखें ये है एक्स कोऑर्डिनेट -1, यहाँ पे -1 है, और वाई क्या है 8। तो वाई अगर आप 8 देखें वो ऊपर होगा। मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ को इस तरह लेके आऊँ नीचे, तो ये देखें ये रहा 8। तो इसका मतलब है अगर x -1 यहाँ पर है और y 8 यहाँ पर है, तो इसका क्या मतलब होगा, -1 के ऊपर 8 के सामने, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इसको बोला जाएगा -1, 8, यानी -1 के एग्जैक्टली ऊपर
और 8 के बिल्कुल सामने, इस तरीके से हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। ये आपको पहले भी आता होगा, D1 के अंदर भी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये हमने पहला पॉइंट प्लॉट कर लिया। अगला पॉइंट 0 1, याद रखिएगा ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 0 हो, पहला वाला 0 वो y एक्सिस पे ही होता है, यानी ये y एक्सिस पे बस आपने 1 ढूंढ लेना, ये वही वाला पॉइंट होगा। तो देखें ये पूरा y एक्सिस है और ये आपको 1 नज़र आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली ये है वो वाला पॉइंट जिसको हम बोलेंगे 0,1। ठीक है। अब तीसरा वाला पॉइंट आप देखें वो है x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट -2, यानी x पे 1 ढूंढें और y पे -2। तो x है देखिए 1, ये रहा, ये है x1 और y -2 नीचे होगा, y पे जो नेगेटिव होते हैं वो नीचे होता है, यानी ये नीचे की तरफ है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने x ढूंढा है जो कि इसका पहला कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 1, इसके नीचे और इस -2 के सामने ये वाला जो पॉइंट होगा ये कहलाया जाएगा 1,-2। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट देखें वो है 2 -1, यानी x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट -1 है। तो देखें x कोऑर्डिनेट 2 तो यही रहा, ये रहा x कोऑर्डिनेट 2 और y -1 ये रहा, यानी नीचे है आपके पास नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर एक तरह का, तो 2 के नीचे -1 के सामने, यानी ये वाला पॉइंट जो है आपके पास होगा 2 -1। ये भी पॉइंट हमने कर लिया। इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा और बेहतर करके लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, वो उसके साथ मैच कर रहा है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपके पास 1,-2। अब ठीक है। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 जो कि था x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 4। तो x कोऑर्डिनेट 3 ये है और y कोऑर्डिनेट +4 ये है, यानी 3 के ऊपर और 4 के सामने ये वाला पॉइंट, ये है आपका 3 और 4, 3,4। और लास्ट वाला क्या रह गया, x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 13 है। x कोऑर्डिनेट तो ये रहा 4, तो 13 ऊपर होगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ग्राफ को नीचे करना पड़ेगा ताकि आपको 13 मिल जाए। तो यहाँ पे 13 है, ये भी पॉइंट्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, इस पर आप फिक्र ना करिएगा। तो ये 13 यहाँ पे, यानी 4 के एग्जैक्टली ऊपर और 13 के एग्जैक्टली सामने, यानी मैं इसको पहले अगर प्लॉट कर दूँ तो वो ये वाला पॉइंट बनता है, ये वाला। ठीक है, इसको हम बोलेंगे x4 और y13, क्योंकि y वाला 13 है। ठीक है, 4 के ऊपर और ये 13। अब मैं इसको वापस सेट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाता है इस तरीके से, ठीक है, ये ले। तो अब ये पॉइंट्स अपने वापस जगह पे आ गए। अब आपने क्या करना होता है, अब आपने ये फ्री हैंड एक तरह की डायग्राम होती है और ये थोड़ी सी मुश्किल भी होती है। अब आपने इन सारे पॉइंट्स को मिलाना है आपस में, तो आप देखिएगा आपका पैराबोला बन जाएगा। अब ये बड़ा ध्यान से काम करने वाला है, आप इसको पीस बाय पीस भी कर सकते हैं, आप स्केल की मदद ले भी सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि स्केल से शार्प कॉर्नर्स आते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कर्वेचर नज़र आएगा, थोड़ा सा कर्व पार्ट नज़र आएगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। शार्प कॉर्नर्स अगर आपके पास ग्राफ में आ रहे हैं तो वो चीज़ें प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, इस वाले पॉइंट से। ये मेरा रफ ग्राफ है, मैं आपको नीट भी करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं इस वक्त डिजिटल स्क्रीन पर हूँ। आपके पास ज़्यादा कमांड होगी क्योंकि आप इसको पेज के ऊपर बना रहे होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना क्लोज बन सके बनाऊँ और फिर मैं आपको इसका नीट भी क्लियर वर्जन भी दिखाऊँगा। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। मैंने इसको बनाना शुरू किया, मैं इसको डॉट लाइन से बना रहा हूँ ताकि मेरी लाइन जो है जितनी हद तक है वो स्ट्रेट रहें। तो इसको आप देखें, ये वाले पॉइंट को मिलाने लगा मैं, तो इस तरह आपने लेके आना है। ये मैंने इसमें से गुजार दिया, अभी नीचे वाले पॉइंट से गुजरेगा, तो देखें ये वाला इसमें से गुजरना चाहिए, ये इसमें से गुजरा, अब ये इसमें से गुजरेगा, ये आप देखिए इसमें से गुजर गया। अब मुझे इसको और इसको भी मिला देना है। ठीक है, मैं यहाँ से भी मिला लेता हूँ ताकि थोड़ा सा चीज़ आसान हो जाए, क्योंकि ये इतने आसान नहीं है कि आप इनको करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी लगेगी, लेकिन इंशाल्लाह आप इसको चीज़ों को कर लेंगे। तो ये हो गया, तो ये आपका ग्राफ है। अब आप इसको, मैंने जैसे ये डॉटेड लाइन इसलिए यूज़ करिए ताकि मैं इसको इजीली बना लूँ, मेरा हाथ ना हिले, वरना ये कर्व्स थोड़ी सी यहाँ पे बाहर हो गई तो प्रॉब्लम होगी। आपने ध्यान रखना है कि इनमें शार्प कॉर्नर्स ना आए। अभी मैंने जस्ट डॉटेड लाइन से बनाया है, आपने इसको बिल्कुल इसी तरीके से सॉलिड लाइन कर देना है, मतलब इसको इस तरीके से मिला देना है ताकि ये आपको ऐसा लगे कि ये वन पीस ही बना हुआ है। ठीक है, ये आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसे करना है, मैंने आपको जो समझाने के लिए ऐसा किया है। स्टार्ट में यूज़ के लिए समझने के लिए आप भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ आपके पास बनेगा। ये और भी बेहतर बनना चाहिए क्योंकि बस स्क्रीन है, मैंने फिर भी कोशिश की है। अब मैं आपको इसका एग्जैक्ट वर्जन दिखाता हूँ जो कि आपने फॉलो करना है कि आपका ग्राफ क्लोज्ड टू दिस पर्टिकुलर ग्राफ होना चाहिए।
तो अब आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने कंप्यूटराइज ग्राफ भी आपको दिखा दिया है। ये सेम उन्हीं पॉइंट से गुजर रहा है जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हुए थे। देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये -1.8 था, मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया। ये आपके पास जो था 0.1 था। यहाँ पर आपका जो ये पॉइंट था ये वाला एक गिवन था आपको, जो x1 के ऊपर -2 था, और ये बाकी सारे पॉइंट। तो आपका ग्राफ भी इस तरह का दिखना चाहिए। ये मैंने आपको सामने यहाँ स्क्रीन पर बना कर दिखा दिया है। तो और वैसे भी आपको मैंने बनाकर दिखा दिया है। तो उम्मीद है आपको ग्राफ के हवाले से जो है सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 3 नज़र आ रहा है। तो पार्ट नंबर 3 आपने समझना है ध्यान से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² - 5x + 1 = 0, और यहाँ पे क्वेश्चन भी मेंशन ही है सामने। तो लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन, आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? सॉल्व करने का मतलब होता है आपने यहाँ पे x की वैल्यूज़ निकाल के दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है वेरिएबल, यही अननोन है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। अगर आप देखें इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में क्या फ़र्क है, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लूँ ये वाली जो मैं स्टार्ट में गिवन थी, y = 2x² - 5x + 1, और लेट्स से मैं इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूँ, और इसको मैं समझाने के लिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 रख देता हूँ। तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, ये जस्ट समझाने के लिए, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसका बेसिक आंसर ग्राफ के अंदर है। तो जस्ट यहाँ पे आपको समझना है कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो अगर मैं आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे भी 2x² है, वहाँ पे भी 2x², यहाँ पे -5x, वहाँ पे भी -5x, यहाँ पे +1, वहाँ पे +1, इक्वल टू भी वैसे ही है। तो क्या फ़र्क है कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे y है। तो इससे पता चलता है कि y किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, एक जैसी ही हैं, जो कि बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इनमें फ़र्क यही चीज़ बना रहा है कि y भी 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली एक जैसी दिखेंगी, और वो यहाँ पर हैं एक जैसी, उन्हीं का हमने ग्राफ से वैल्यू निकालनी है। तो y = 0 का क्या मतलब है? y = 0 का मतलब है ऑन x एक्सिस। ये आपने समझना है कि अगर y 0 हो तो इसका मतलब होता है हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं, कि y 0 हमेशा कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर। अब इससे हमारे क्वेश्चन के सोल्यूशन का डायरेक्ट ताल्लुक कैसे बनेगा, आप देख सकते हैं हमने जो वैल्यूज़ निकालनी है यहाँ पर वो x की निकालनी है, और यहाँ पे y कितना है, 0। यानी आपने ऐसे पॉइंट्स निकाल के दिखाने हैं जहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट हो उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, और y कोऑर्डिनेट क्या हो, वो हो 0। और ऐसा कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे होता है। क्योंकि हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया हुआ है, तो इसको मिलाकर अगर सब चीज़ों को देखें तो इससे मुराद ये ली जा रही है कि आपने जो ग्राफ बनाया है, जो भी मैंने आपको बनाकर दिखाया है, जस्ट रफ सा बना रहा हूँ यहाँ पर, वो ग्राफ जहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है, ये x एक्सिस होता है, ये y होता है, तो वो ग्राफ जहाँ पर x एक्सिस को कर रहा है वो वाली वैल्यूज़ आपको चाहिए, क्योंकि उन्हीं वैल्यूज़ पे y 0 होता है, और यहाँ पे भी y 0 के इक्वल लिखा हुआ है। तो यानी वही वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी जहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और वो y को 0 को कर रहे होंगे, यानी y 0 के इक्वल होगा, और जैसा बताया ये x एक्सिस के ऊपर होगा। तो शॉर्ट अगर इन सारी चीज़ों को मैं कर लूँ तो आपने अपने ग्राफ में जाना है और देखना है कि आपका ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। वो जिन दो वैल्यूज़ पे कट कर रहा है आपने उन्हीं वैल्यूज़ को एज अ सोल्यूशन लिख देना है, वही आपकी x की वैल्यूज़ होंगी, वही इसका सोल्यूशन कहलाएंगी। तो आइए अब चलते हैं ग्राफ की तरफ, और ग्राफ में जो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे x एक्सिस को ये ग्राफ जो है कट करके गुजर रहा है, आपने उनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। आपने जो ग्राफ बनाया हुआ है आप पेज पे बनाएंगे, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको समझ आ जाएगी वहाँ से भी, वही आपने इसके सोल्यूशन में लिख देनी है। तो आइए देख लेते हैं ग्राफ को। आपको सामने स्क्रीन पर ये ग्राफ नज़र आ रहा है, तो देखें आपको सामने स्क्रीन पर अब ये ग्राफ नज़र आ रहा है। तो हमने बस ये देखना है कि हमारा जो ग्राफ है, जो कि एक पैराबोला है आपके सामने बना हुआ है, ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, क्योंकि आपकी इक्वेशन में y 0 है, y 0 का मतलब है x एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस के ऊपर का मतलब है कि आपने देखना है कि आपका ग्राफ x एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है, तो वही वैल्यूज़ आपके आंसर होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये वैल्यू है, यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर हमारा ग्राफ कट कर रहा है, और एक ये वैल्यू है जिसको हम बोल रहे हैं b वैल्यू। अब हमने बस इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं तकरीबन 0 पॉइंट समथिंग है और ये 2 पॉइंट समथिंग है, बाकी ये दोनों के दोनों x एक्सिस पे हैं। एक बात तो कंफर्म है कि जो पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर हो उनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो a वाला पॉइंट है इसकी जो भी x की वैल्यू हो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जो b वाला पॉइंट है जो कि इसके आंसर्स के तौर पर हैं उसमें भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है। अब देख
लेते हैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी बनती है हमारे पास। तो मेरे पास जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, मैं अगर इसकी वैल्यू देखूं तो आप देख सकते हैं, आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, तकरीबन 0.219 है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूं तो ये 0.22 बनती है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 और 1 से अगला डिजिट देखूं तो 9 लिखा हुआ है, तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर दे तो तकरीबन 0.22 वैल्यू बनती है। यानी मैं लिख सकता हूं कि a की वैल्यू 0.2 है और y तो कोऑर्डिनेट 0 है। इसी तरीके से अब मैं दूसरे वाले को भी देखता हूं कि जो दूसरा पॉइंट है मेरे पास, ये वाला b पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या बनती है। इसकी वैल्यू तकरीबन आ रही है 2.28, तो 8 की वजह से लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर दूं ताकि राउंड ऑफ हो जाए, तो ये 2.3 भी पढ़ी जा सकती है और जस्ट 2.2 भी पढ़ी जा सकती है, और 2.3 दोनों पढ़ी जा सकती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये 2.3 है राउंड ऑफ करने के बाद, और y कोऑर्डिनेट तो 0 है। इसका मतलब आपके जो x के आंसर्स हैं वो क्या हैं, वो है 0.2 अप्रॉक्सीमेटली, एक ये आंसर है आपका, और दूसरा आपके x का आंसर है 2.3, क्योंकि हमने वही वैल्यूज़ बतानी थी जो आपके जहाँ पे आपका ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। तो आपके थर्ड पार्ट का जो सोल्यूशन है वो ये है, x इज इक्वल टू 0.2 और x इज इक्वल टू 2.3। तो आपने मेंशन कर देना है कि आपका जो ग्राफ है वो कट कर रहा है इन पॉइंट्स के ऊपर, और इन पॉइंट्स पे x की वैल्यू ये है, तो आपका सोल्यूशन भी यही होगा। इसी को बोलते हैं सोल्यूशन, जहाँ पे आपका पैराबोला जो है x एक्सिस को कट करता है। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन है। उम्मीद है आपको वीडियो में ये चीज़ें समझ आएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।